ये देखिए क्लास आवाज आ रही है? यस सर। लिखिए मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा सा कुछ पढ़ के आए हो क्या एटॉमिक के बारे में, एटम्स के बारे में? सर वो पढ़ा था डुअल नेचर। अच्छा लिखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, हाँ, तो यार सबसे पहले मॉडल आया था मेरे ख्याल से एक थॉमसन मॉडल आया था। थॉमसन मॉडल में क्या होता था प्लम पुडिंग। यस सर। कि पूरा पूरा जो एटम वो न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली फैला और बीच में जगह जगह पे क्या है Negative charge embedded. नेगेटिव। सच दैट कि ओवरऑल एटम क्या हो गया न्यूट्रल, है ना। जो आपका ये मॉडल आपका फेल कर गया है ना। फिर आया था काफी हद तक एक्यूरेट मॉडल, कौन था? रदरफोर्ड मॉडल क्या था? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सेंटर पर है और Most of the nucleus is empty. उसके आसपास खाली स्पेसेस हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व। क्या था मतलब? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ऐसे है ना, और यहाँ से आप अल्फा पार्टिकल को देख सकते हो, वो इस तरह से निकल रहा है। ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये क्या है? डिफ्लेक्शन है। अच्छा तो ये अल्फा जितना इसके पास होगा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी, है ना। तो उसने क्या नोटिस किया कि जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे निकल गए, है ना। बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि क्या हो रहे हैं, डेविएट। बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है जो रिटर्न कर गए। तो यस सिंस सर। बहुत कम है जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बड़े एंगल से, और मोस्ट ऑफ द सीधे से निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादातर जो स्पेस है एटम का वो क्या है, खाली, empty. है ना। और उसने बोला कि मतलब क्या है, ये एटम आपने बोला अल्फा पार्टिकल आपका डेविएट हो रहा है, रिपेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ऑलमोस्ट सारा स्पेस खाली है, तो मतलब क्या हाईली डेंस पॉजिटिव पार्टिकल अंदर रखा हुआ है एटम के, और उसी पॉजिटिव की वजह से जो ये पॉजिटिव अल्फा आ रहा है वो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। अब सिर्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन बाद में ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, कि ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ तो मतलब क्या है, उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही एक्सेलरेशन। है एक्सेलरेटेड है। और अगर एक्सेलरेटेड है तो मैक्सवेल ने बोला था कि वो रेडिएट करने चाहिए, और ये रेडिएट कर रहे हैं तो धीरे दिन की एनर्जी कम हो कम होनी जाती चाहिए थी। है, और ये करते करते क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस में बल्स। न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो यहाँ ये फेल हो गया था।
तो फिर इसके बाद कौन सा मॉडल आया जो इसी का स्टूडेंट है, और और बोर्ड ने क्या किया, इसी के सारे एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया गया। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल कौन से किस पे परफॉर्म हुआ था? गोल्ड फॉइल पे। Foil. ठीक है, तो क्या किया बोर्ड ने, वापस से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, सारे डेटा को ऑब्जर्व किया और बोला कि डेटा तो सारा सही है। तो जो रदरफोर्ड ने बोला वो बात तो एकदम सही है। तो बोर्ड ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई नहीं किया। बोर्ड ने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट्स दे दी, बोले कि ऐसे ही होता है और ऐसे ही मान लो, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे मैं बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो बाकी सारी चीजें उसकी उन स्टेटमेंट्स की वजह से, उसके उसके एजम्पशन की वजह से वेरीफाई हो रही थी, तो बोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, बोर्ड ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, बोले इससे जो जो सिंपल एटम्स है उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, बोर मॉडल, जब मैं बोर मॉडल स्टार्ट कर रहा हूँ तो उससे पहले एक छोटे सा एक आइडिया ले लें अगर हम एक चीज का, कि हमें पता है कि भैया जो लाइट है, लाइट को हम मान सकते हो, जब भी लाइट बिहेवियर, लाइट का बिहेवियर, जब लाइट ट्रेवल, और जब भी लाइट किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करेगी तो इंटरेक्ट करने वाला जो पार्ट है कैसा है? सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में, एक बार Yes, दोबारा sir. बोलिए। आप प्लीज रिपीट कर दो। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब लाइट है, जब लाइट ट्रेवल करती है स्पेस में तो कैसे बिहेव करती है? वेव की तरह। बट जब वो किसी मटेरियल से, जब लाइट किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करेगी तो कैसे बिहेव करेगी? पार्टिकल की तरह। मतलब अगर मुझे किसी मटेरियल को अगर एनर्जी देनी है तो वेव, ऐसे मानो कि वेव कैसे बनी हुई है? पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन, राइट। और हर फोटोन कुछ फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी कैरी करता है। ऐसे मानो जैसे कि आपने, भैया बुलेट फायर, एक गन है, गन से आप बुलेट फायर कर रहे हो, है ना, गन से आप बहुत सारी मतलब आपने बुलेट्स की एक स्ट्रीम फायर की है, तो एक जो एक स्ट्रीम चल रही है बुलेट की, हर एक बुलेट एक एनर्जी कैरी कर रही है, राइट। उस एनर्जी यस को, सर। हर बुलेट को बोलते हैं फोटोन। तो जब भी एक मटेरियल से लाइट इंटरेक्ट करेगी तो ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि वो एक पार्टिकल आके मटेरियल से टकराया, इसे बोलते हैं फोटोन, है ना। और उस फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? H न्यू HC ओवरलैप। क्या है? एच को क्या बोलते हैं? एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू कितनी है? 6 6 into 10 raised to power minus 34। 34। देखो ये है, ये फ्रीक्वेंसी नीचे चला गया, ठीक है, इनमें जूल फ्रीक्वेंसी नीचे है, फ्रीक्वेंसी खुद क्या होता है? 1/सेकंड, तो जूल सेकंड हो गया, ये वैल्यू होती है। अच्छा, नाउ यू टेल मी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule। 19 जूल। तो जो E है, मैं H की वैल्यू डाल दूं, है ना, 6.63, C की वैल्यू डाल दूं, ये समथिंग अपॉन लैम्डा बन जाएगा। H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, समथिंग अपॉन लैम्डा बन जाएगा। ये है जूल में, उसको मैं बदल दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। लैम्डा इन, याद है, इसको सोल्व करने पर से ये ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर मेरे को वेवलेंथ पता है तो एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है? वो इतनी एनर्जी कैरी कर रहा है। और क्योंकि सिंस हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर डील कर रहे हैं तो जो एनर्जी है वो क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है, ना कि जूल में। तो आप ट्राई करते हो हमेशा कि जो आप एनर्जी वगैरह लिखो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो। किया कुछ नहीं यार, कैसे किया मैंने? एच सी बाय लैम्डा, एच की डाली, सी की वैल्यू डाली अपॉन लैम्डा, ये किसमें? जूल में है ना। और एक जूल किसके बराबर है? 1.6 into 10 raised to power minus 19। नहीं, 1 जूल किसके बराबर है? एक अच्छा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐड कर दोगे, ये जो भी नंबर आएगा उस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई। डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा।
ये वाला नोट कर लिया डेटा? 1 मिनट। सर हो गया। ओके, आगे लिखिए बोर मॉडल, है ना? तो बोर मॉडल की 3-4 पोस्टुलेट से पहला पोस्टुलेट क्या था? फिक्स्ड एनर्जी में रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब पहले तो ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ डिफाइंड सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं, डिफाइंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिसमें वो स्टेबल है, उनमें घूमेंगे तो ये एनर्जी लूज नहीं करेंगे, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। Orbits. ठीक है, तो ये कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्बिट, जहां पर ये स्टेबल है और उनके पास कुछ फाइनाइट एनर्जी है। और जब भी इसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना होगा, वो या तो एनर्जी लूज करेंगे या फिर वो एनर्जी गेन कर गेन करेंगे। वो एनर्जी किसके बराबर होगी? इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन the two orbit. हाँ। Energy level of the two orbitals. और तीसरा क्या था? एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब क्या है? Fixed value. Integral. Integral. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जो चार्ज है, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एक बॉडी में चार्ज आ रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का है या 2 इलेक्ट्रॉन का है या 3 इलेक्ट्रॉन का है या 4 इलेक्ट्रॉन का, एंड सो ऑन। तो क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब एक गिवन वैल्यू का हमेशा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ क्या होता है? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 pi. 2 pi। nh अपॉन 2 पाई। परफेक्ट है, तो पहला लिखिए। पहला लिखो, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in defined circular path. In a defined circular path known as orbit. Known as orbit, in which they are stable. In which they are stable and having finite energy. ठीक है, उनमें उनमें घूमते हुए रेडिएट नहीं करेंगे। आगे लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स absorb
सर ये सेकंड पोस्टुलेट है। अगला अगला लिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, रिलीज करेंगे, है ना। यस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी। चलो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, हायर पे जाएगा, लोअर पे जाएगा। हायर electrons absorb energy to jump to higher energy state, to jump to higher energy state। और क्या करता है, और emit भी कर सकता है, to jump to लोअर एनर्जी। lower energy state, और emit energy to jump to lower energy state, or emit energy to jump to lower energy state। And this energy is equivalent to the energy difference between the states। एनर्जी होती है जो ये एमिट करे, एब्जॉर्ब कर रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द energy difference between the states। और तीसरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अगर आप किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे हो, आपकी वेलोसिटी b है और ये r है, mvr इक्वल्स टू NH/2 h अपॉन 2 इसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। जो h को ऐसे डैश लगा के ना, इसको कट करके इसको ये होता है h अपॉन 2 पाई होता है। अब 2 पाई को यहाँ ले जाओ और mv को यहाँ ले जाओ, याद है कुछ डी ब्रोय ने बोला था, Yes. h अपॉन मोमेंटम क्या होता है, उससे जुड़ी हुई वेवलेंथ। तो ये भी आ गया। मतलब जो भी आपका सर्कमफेरेंस बनता है, अब जिस भी ऑर्बिट में घूम रहे होते हो, जो भी सर्कमफेरेंस बनता है वो क्या है, सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है, उस ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जो वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। कभी कोई बोले कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल, उसका एक सिंपल सा मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज quantized। अब mvr को nh/2 पाई से रिप्लेस कर सकते हो, या मतलब से इक्वेट कर सकते हो बेसिकली। अब देखो, मान लो आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास न्यूक्लियस आपके पास है ना, ये एक ऑर्बिट हो गया।
इससे आपके ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ये आधा नहीं, ऑब्वियसली क्या है, पूरा पूरा है, मैं सिर्फ आधे बना रहा हूँ मतलब। इस तरह से ये आपके पूरे ऑर्बिट बने हुए हैं। ऐसे अच्छा सब जो सबसे पास वाला होगा उसका नंबर क्या होगा? n इक्वल्स टू 1. 1. n इक्वल्स टू 2। अच्छा n इक्वल्स टू 1 को एक नाम और दिया जाता है, कौन सी स्टेट बोलते हैं इसको? Ground state. Ground state. अच्छा ठीक है, n बराबर 2 को और क्या बोलते हैं? First excited. First excited state. excited. n बराबर 3 क्या हो गया? सेकंड Second excited. Second excited. परफेक्ट है। अब मान लो मेरे पास क्या है, मेरा कोई ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जो कि इलेक्ट्रॉन आपका पहले में ही हो, मान लो किसी भी आप nth पे हो, इलेक्ट्रॉन है जा रहा है, मान लो ये vn क्या है? nth ऑर्बिट, Velocity. nth ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी है, rn क्या है? वो nth ऑर्बिट की रेडियस है। तो एक तो डेफिनेटली जो मुझे पता है अगर सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ क्या लगना चाहिए? Center. Centripetal. एक फोर्स लगना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? mv² बाय R. Rn. ये फोर्स कितना लगेगा? k q1 है z, राइट। देखो हाइड्रोजन है तो ये न्यूक्लियस का चार्ज कितना आ गया? 1 प्रोटॉन के बराबर। हाइड्रोजन के बजाय हीलियम है तो 2 के बराबर, लिथियम है तो 3 के बराबर। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर z है तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? z × e हो जाएगा, Yes. Yes, sir. q1 q2 बाय R. R इक्वल्स टू mv. हाँ, मैं किसी nth ऑर्बिट में बैठा हूँ और ये क्या हो गया? मास ऑफ Electron. परफेक्ट है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. अब जिस बोर मॉडल इज एप्लीकेबल है, बोर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले से तो मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ से ये rn से ये वैल्यू कट जाएगी, या rn बचेगा। यहाँ से अगर मैं rn की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दूँ तो पूरा इक्वेशन vn में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन कहाँ का यूज कर सकते हो? जहां का लिख दिया कि बोर मॉडल एप्लीकेबल। अभी तो हमने देखो रियल केस पढ़ा। रियल केस में क्या है? जो फोर्स लग रहा है, जो सर्कल में घुमा रहा है, वो कूलम फोर्स है। हो सकता है मैं आपको एक हाइपोथेटिकल मॉडल दे दूं जहां बोल दूं कि भैया जो फोर्स कुछ ऐसे से वेरी कर रहा है, आपको एक नए फंक्शन दे दूं, तो आपको mv²/r को उस नए फंक्शन के साथ या उस नए फोर्स से क्या करना पड़ेगा? इक्वेट कर दोगे आप, है ना। अच्छा, फिर वहां लिखा जाएगा कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल। तो आप ये सेकंड क्वेश्चन आंख बंद करके लिख सकते हो। अच्छा, मैं इन दोनों सॉल्व करके मेरे पास rn की वैल्यू भी आ जाएगी एंड vn की वैल्यू भी आ जाएगी। किसको याद है rn की वैल्यू क्या आती है? 0.5 to into n square into n² by Z. angstrom. और ये वैल्यू क्या आती है? 13.6 2.18 into 10 raised to power 6 into Z by N. meter per second. Meter per second. ठीक है। अच्छा, मेरे पास nth ऑर्बिट की रेडियस पे आ गई, nth ऑर्बिट की स्पीड पे आ गई। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो क्या होनी? सिस्टम की एनर्जी काइनेटिक प्लस potential Rotation. काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी किसी भी nth ऑर्बिट की? भाई काइनेटिक मतलब
half mv half square. mv square, Means half mvn square. न्यूक्लियस तो चल नहीं रहा, तो जो भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये Q1 Q2 प्लस या माइनस, Minus upon r. upon r. इनकी सबकी वैल्यू डाल के जब सॉल्व करूंगा तब आपके पास ये वैल्यू आएगी 13.6 Into z square upon n square. n square. Electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगी। अच्छा, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी टोटल एनर्जी है का जो मोड है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, Equal. और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 2 टाइम्स। times. 2 टाइम्स ऐसा आपने और कहाँ देखा हुआ है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में, यार ये दोनों सेम है ना एक जैसे। ग्रेविटेशन में भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल ग्रेविटेशन में प्लैनेट प्लस सैटेलाइट की, वो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम में वो क्या, ट्वाइस ऑफ, या तो बोलो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी बोल दो, या बोल दो काइनेटिक एनर्जी की भी ट्वाइस के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। ये है, याद रखिएगा। ये होगा, राइट। आगे बढ़े, Yes, sir. यहाँ तक नोट कर लो एक बार। कर लिए, Yes. आगे बढ़े भाई। Yes, sir. ये देखो, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. 1 सर स्क्रीन अजीब सी हो रही है। बाकी लोगों को आ रहा है, यस सर। Yes, sir. क्लियर आ रहा है। देखो तुम्हारे एंड से थोड़ा नेट का होगा, वापस देख लो एक बार। नहीं सर, सबके साथ ही हो रहा है मेरे ख्याल। यस सर। नहीं हो रहा सर।
चलो कोई ना, मैं वापस ट्राई कर लेता हूँ वापस। काफी फ्लिकर कर रही है। Yes, sir. अब स्टेबल है क्या? Yes, sir. 1 2 3 4 5 है ना? Yes. विशु चार्ज कर लो उसी पेज में। हाँ हाँ ये देख, बच्चे अंदर अब ठीक है, अब स्टेबल है क्या? ये यस सर। Yes, sir. सर माइक ऑफ कर दो। आटा ते नारियल ते मेहंदी नारियल ते लग जो निशान पैर में था। मेरे भाई के असर में कितने गए? ये देखो, यहाँ से अब आपके पास एनर्जी आएगी। अब एन क्यू तो आपने डाल दी 1, तो और देखो Z डेफिनेटली क्या है, 1 है हाइड्रोजन के लिए। एन के लिए 1 2 3 4 अलग अलग डालते जाओगे, पहले शेल के लिए एनर्जी क्या मिलेगी? -13. -13.6 अगले के लिए -3.4. -3.4. अगले के लिए -1.51 -1.4. -1.51 है ना? Yes, sir. अगले के लिए -0.85 0.85 0.85. 0.85। अगले के लिए 0.53 एंड सो ना। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आपको सारे तो 4 से 4 या 5 तक तो आपको डेटा याद होना ही चाहिए हाइड्रोजन के लिए। से क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। ये है, मान लो, ठीक है। फिर क्या है, मान लो अगर आपके पास, आपको मैंने कोई भी एनर्जी दे दी, मान लो मुझे पता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में होगा, Yes. तो इसको यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस डिफरेंस के बराबर चाहिए। क्या है? 10.2. 10.2 यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए? 12.09। Yes, sir. 12.1 बोल दो, है ना? Yes, sir. या थोड़ा और ऊपर जाना है तो थोड़ी और एनर्जी चाहिए आपको, है ना? 12.1 से थोड़ी एनर्जी और बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा? 12.4 के आसपास आ रहा है, 12.3 के आसपास आ रहा है, राइट? जो भी है ना। अब मान लो आपके पास, अब एनर्जी कैसे गेन करेगा जब क्या होगा? पड़ेगी। फोटोन आएगा, है ना? तो मान लो फोटोन आया, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फोटोन आया, इसका भी आया, इसका भी आया, ठीक है। इसका भी आया। तो ये फोटोन कौन सी, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? इसको तो वो नहीं करेगा। ये पहले मैं को सिंपल रखता हूँ, ये मैं नहीं देता हूँ। फोटोन आया तो जो भी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन से वही एनर्जी गेन करेगा जिस एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग ये किसी और आपके ऑर्बिट में जंप कर सकता है। तो अगर 10.2 करेगा तो 2 पे चला जाएगा, है ना? 11 वाला ही करेगा नहीं, क्योंकि 11 वाला की कॉरेस्पॉन्डिंग कहीं नहीं जा सकता, राइट? हालांकि अब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली अलग लेवल्स नहीं होते, कॉन्टिन्यूस लेवल होता है। मेटा स्टेबल स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, विच इज हाईली अनस्टेबल, और जंप करके इमीडिएटली वापस नीचे आ भी जाते हैं। लेकिन हम अपने सिंपलिसिटी मॉडल में क्या पढ़ेंगे, हम क्या ज्यूम करेंगे पूरे मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन से वही वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो किसी ना किसी स्टेट में जंप कर पाए, है ना? 11 कॉरेस्पॉन्डिंग कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो किसी स्टेट में जाएगा, वहां कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, तो वहां ये जंप ही नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर मैंने 12.1 भी दे दिया होता, अब क्या होता? कौन सा एब्जॉर्ब करता है वो? टू ही करता क्योंकि ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 12.1 दे दिया होता तो ये 10.2 भी कर सकता था, 12.1 भी कर सकता था। इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि देखो, अगर आपके पास
एक एटम होता है, आपके पास क्या होती है? पूरी गैस होती है। हाइड्रोजन का एक एटम थोड़ी निकाल सकते हो आप, क्या निकालोगे आप? एक पूरी गैस होगी, H2 है ना, पूरी गैस होगी। अब गैस में क्या है, बहुत सारे आपके एटम्स है, तो कुछ आपके एटम्स में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 10.2 कर रहे होंगे, कुछ में आप वो 12.1 भी कर रहे होंगे, और आप देख के नहीं सकते कि कौन सा एटम क्या करेगा। बट ये ठीक है, आपके पास सिंपली एक प्रोबेबिलिटी है, नंबर ज्यादा है, स्टैटिस्टिकल चीजें होती है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो रही होंगी, और किस में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। सर इसमें ये नहीं होता सर, जैसे 11 वाला 10.2 वाली एब्जॉर्ब कर ली, बाकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जी। ना सर वो भी तो एक केस था। ना, वो सब तभी पॉसिबल है जब वो क्या करे, वो 13.6 से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे, क्योंकि 13.6 से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना एग्जिस्ट कर सकता है ना यार। यस सर। क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को आप क्या करोगे, अनबाउंड कर दोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, यस सर। है ना। तो 13.6 से ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। आप उसको इन्फिनिटी भेज दोगे तो वो बाहर भी निकलेगा, और बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना। और अभी आप गलती क्या करते, 11 कर लिया तो 10.2, हमने बोला कि 10.2 एब्जॉर्ब करके वो 2 में चला गया, बाकी काइनेटिक में। एक बार तो 12.2 में भी तो वो जब पहुंचा तब भी तो ऑलरेडी इसके पास क्या है, काइनेटिक है ही ना। यस सर। n बराबर 2 Yes. पे पहुंचा तभी ऑलरेडी काइनेटिक मिला के तो अपने एनर्जी बोली है -3.4। यस सर। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी दोगे तो वो उसमें थोड़ी रहेगा फिर वो। चलिए, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमसे वही एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप किसी न किसी में जंप कर पाओ। अच्छा, मान लो अगर आप कहीं किसी में जंप कर गए, फॉर एग्जांपल अभी आप लोअर से हायर जा रहे थे तो आपने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब आप हायर से मान लो लोअर आ रहे होगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे, एनर्जी रिलीज करोगे? Release. तो यहाँ मुझे क्या बोलना चाहिए, इसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, जो भी एनर्जी आई है फोटोन की, एच वाले वो किससे होनी चाहिए, इन दोनों की एनर्जी के गैप के बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? अब लट्टा मत मारो कि फाइनल माइनस इनिशियल, आप हमेशा क्या करो, दोनों के एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालो और दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, और बोल दो इतनी एनर्जी मैंने एब्जॉर्ब की है। हालांकि इसमें मुझे पता है n बराबर 1 की एनर्जी सबसे कम है, n बराबर 2 की एनर्जी सबसे मतलब इससे ज्यादा है, या 3 की से ज्यादा है, तब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पर आप सिंपल बोलता हूँ, आप सिंपली इनके मोड देते जाओ, और मोड लेके हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट आपको इन दोनों के बीच का Difference फिर. डिफरेंस मिल जाएगा। अगर ऊपर जाना तो बोलना इतना अमाउंट एब्जॉर्ब करना है, और नीचे आना तो इतने अमाउंट रिलीज करना है। तो मान लो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको मुझे बताओ फाइनली कहाँ पहुंचेगा, n बराबर 1 पे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन का वो सारा अपने ग्राउंड स्टेट में जाना चाहेगा, राइट। तो अब ये बताइए, तो 1 पे पहुंचने के कितने तरीके हो गए? Left 4. एक तो दिख रहा है 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, और 2 से 1 आए। एक था वो 4 से 3 आया, अब वो 3 से कहाँ गया, सीधा 1 पे. दही बान 1 पे गया। एक तरीका क्या दिखाई दे रहा था मुझे, 4 से सीधा 2 पे. 4 से 2 4 से 2 2 से 2 2 से 1 और उसके बाद 2 से 1. 1 2 से 1 तो ये हो ही, काउंट कर ही लिया आपने, है ना। अच्छा, एक है 4 से डायरेक्टली 1 पे. अब हमने बोला कि सर जो 2 से आपने बना क्यों नहीं बनाया, एक बात तो जब वो 4 से 3 आया और 3 से 2 आया, और जब इस वाले पाथ के बाद जो 2 से 1 आए, या इस वाले पाथ के बाद 2 से 1 आए, एनर्जी गैप तो क्या है, Same ही है. तो इस केस में जो वेवलेंथ निकल रही होगी फोटोन, वही इसमें निकल रही होगी। तो आप कोई बता ही नहीं पाओगे ना कि यार वो 2 से 1 जो जंप हुआ है वो
4 से 3 और 3 से 2 होने के बाद जो 2 से 1 पे जंप हुआ है, या फिर डायरेक्टली 4 से 2 आने के बाद 2 से 1 पे जंप हुआ है, राइट? आप तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हो? आप थोड़ी एटम में घुस जाओगे, आप तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कितने डिफरेंट डिफरेंट आपको वेवलेंथ मिल रही है? डायरेक्टली जंप करोगे तो आपको ये एनर्जी गैप की कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन मिलेगा, ये एनर्जी गैप कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये सारे डिफरेंट है, राइट? 3 रेड कितने हो गए? कितनी आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको एनर्जी की लाइट मिली आपको? 6. 6. आपको जितनी डिफरेंट एनर्जी की लाइट मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. आपको 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। एक बात होता है, जब 2 से 1 पे जंप किया, चाहे वो इस वाले पाथ से 2 से 1 गया हो या इस वाले पाथ की वजह से वो 2 से 1 पे गया हो, आपको नहीं पता। आपको तो क्या पता लगेगा? इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी भी जो वेवलेंथ है, तो आपके लिए तो ये स्पेक्ट्रल लाइन आपको एक जैसी है आपके लिए। इसका पास्ट क्या था आपको नहीं पता है। तो डिफरेंट कितनी मिलेंगे आपको अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग अलग एनर्जी की लाइट? स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब अलग अलग एनर्जी की लाइट कितनी मिलेंगी? 6। किसको याद आ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप N into N minus 1 upon N2 minus N1 into N2 minus N1 minus 1 upon NC2 कर देते हैं सर डायरेक्टली। N2 minus N1 भी होता N2 है। minus N1 into N2 minus N1 plus 1 upon 2. upon 2. N2 Yes, से sir. N1 गया हूँ। Yes, sir. ये वाला अगर मैं N2 से N1 गया हूँ तो क्या बनता है? N2 minus N1 बाय 2. 2. 2। अच्छा, फॉर मोस्टली क्या होता है, आप 1 पे जंप कर रहे हो तो नंबर ऑफ लाइंस क्या मिली? N into N minus 1 upon 2. N into N minus 1 upon 2. सर डायरेक्टली NC2 से ही आ जाते हैं तो कोई नहीं भाई, है ना? अब बताओ, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लो क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम है, n बराबर 5 से एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे जाना है। 5 to 1। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व। सर आंसर 10 10. 10
आप सोचो। टेन ईयर्स सर। हम लोग 10 ही बोलना चाहते हो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। गलत है। क्वेश्चन को वापस से रीड करो, सारी डेटा को वापस देखो, सारा स्टेटमेंट देखो और फिर बताओ। Sir, 8. सर 8 आर आंसर। नहीं दोस्त, 8 नहीं है। सर 14 आंसर। नहीं, सर पता लग गया क्या करना है, 1 मिनट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 6 ना। 7 सब बोल दो भाई, तो कई बार ना है। Sir, 4. 4। सर मैंने लिख के भेजा था। 4 कैसे, अगर 4 है तो? सर पहले 5 से 4 के बीच में जो वेवलेंथ है, और फिर 4 से 3 में, और 3 से 2 में, और 2 से 1 में। ये देखो आपके पास यार, ये देखो एक एटम है, सिंगल एक एटम है, तो 1 पे जाने के तरीके क्या हो सकते हैं? आपने बोला सर 5 है, 5 से 4 गया, तो ये एक डिफरेंट वेवलेंथ मिली आपको, राइट? फिर 4 से 3 गया,
3 से 2 गया और 2 से 1 गया। ये वो तरीका है जिसमें आपको 4 डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी, राइट? अगर आप यहां से यहां जाते और 4 से आपने बोला सर 3 जाता और 3 से मैं तो 4 जाते, 4 से आप 3 नहीं गए, 3 से आप डायरेक्टली 4 से 2 चले गए और ये चले गए। ये केस अगर ऐसे आता है आप तो आपको सब कितनी डिफरेंट वेवलेंथ मिलती? 3 मिलती है क्या? 3 yes sir. Yes, sir. और कोई डिफरेंट तरीका दिमाग में क्या आ रहा है? फोर्स मान लो एक तरीका ये दिमाग में आ रहा होगा, ये भी तो सकता है। और क्या 4 से कम नहीं होंगी। हाँ, और तरीका क्या है? और कोई दिमाग में आ रहा है? 4 से कहाँ चला गया? 4 से जाके 5 से 3 चले जाओ, है ना? Yes. 5 से 3 चले जाओ और फिर 3 से 1. फिर आप 3 से 2 भी जा सकते हो, फिर 2 से 1 भी जा सकते हो। Yes. मतलब आप यहाँ से फोर से 3, 3 से 2, 2 से 1। मतलब अब एक बात तो अब देखो मेरे क्वेश्चन का पॉइंट क्या है कि एटम है, आप इनमें से कोई एक तरीका ही चूज करोगे। ये क्या कि ये तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अगर आप इससे आते हो, आप 4 से आते हो 3, 3 से 2, 2 से 1, तो आपको सब कितनी डिफरेंट वेवलेंथ मिली? 3। 3. आप ये चूज करते हो 5 से 4, 4 से डायरेक्टली 1, तो उसमें आपको सब कितनी वेवलेंथ दिखाई देगी? 2। आप ये चूज करते हो 4 से 3 और 3 से 1, 2 मिली। 4 से 5 से पहले ये 5 से 3 था, ये 5 से था 4, 4 से 2, 2 से 1, 3 मिली। सब एक यही तरीका जिसमें आपको क्या मिल रही है? 4 Different. मैं बताओ एक एटम है तो एक एटम में सारी प्रोसेस तो एक साथ हो नहीं सकती, कोई ना कोई एक ही जर्नी ट्रेवल करेगा वो एट ए गिवन टाइम। या तो वो ये वाला ट्रेवल करेगा या ये वाला पाथ लेगा या ये वाला पाथ लेगा या ये वाला पाथ लेगा या ये वाला पाथ लेगा, है कि नहीं? बट अगर ये एटम की बजाय गैस होती तो क्या होता? कोई ये वाला जर्नी ले रहा है तो कोई ये वाला पाथ से जा रहा है तो कोई ये वाले पाथ से जा रहा है। समझ रहे हो ना यार? भाई अगर आपके एटम की वजह गैस है तो गैस में कितने एटम्स होंगे? इनफाइनाइट एटम्स की तरह मान लो, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो कोई ये इस पाथ से 1 पे आ रहा है तो कोई इस पाथ से 1 पे आ रहा है तो कोई इस पाथ से आ रहा है, कोई इस पाथ से आ रहा है, कोई इस पाथ से आ रहा है ना? आहो तो सर यहाँ पर क्वेश्चन में इन वन पाथ नहीं ऐड होना चाहिए था। एटम लिखा हुआ, ध्यान से लिखो। हाँ सर वो क्वेश्चन ही नहीं समझा सर ध्यान से। ध्यान से देखो, एटम लिखा हुआ था ना कि गैस लिखी हुई थी। तो गैस होती तो हर पॉसिबल पाथ आ जाता, तो कोई 1 पाथ चूज कर तो कोई दूसरा पाथ चूज कर रहा है, कोई तीसरा कर रहा है, कोई चौथा कर रहा है, कोई पांचवा कर रहा है कि नहीं? अब इसमें भी देखो, सपोज कर मैं लास्ट के 2 पाथ देखता हूँ, गैस की बात कर रहा हूँ, तो मान लो मैं 5 से 4 आया और इस पाथ में भी मैं 5 से 4 आया, तो ये वेवलेंथ तो क्या है? सेम है। ये आपको डिफरेंट दिखाई, आपको एक दिखा देगा, लेकिन जो फर्क कहाँ पड़ेगा? जब आप 4 से 1 में कूदोगे तो ये जो वेवलेंथ आएगी ये क्या है? डिफरेंट है, राइट? यस ऐसे देखो, ऐसी पहले 2 पाथ में ध्यान से देखना, इन 2 पाथ में ये देखो, ये भी क्या 5 से कहाँ जंप किया? 3 में। ये भी कहाँ से जंप किया? 5 से कहाँ जंप किया? 3 में। तो इन दोनों की वेवलेंथ आपको डिफरेंट नहीं दिखाई देगी, इनकी सेम ही दिखाई देगी। फर्क कहाँ पड़ेगा? जब वो 3 से 1 में आएगा और ये 3 से 2 में आ रहा है, फिर 2 से 1 में जा रहा है, राइट? तो ये वाली वेवलेंथ कॉमन है। तो जब गैस लोगे तो बहुत सारी रास्ते अलग अलग है, लेकिन अलग अलग रास्तों में भी क्या है? कुछ वेवलेंथ क्या है अभी भी कॉमन है।
तो जो डिफरेंट वेवलेंथ दिखाई देगी, जितना भी दिखाई दे सकती है, तो बोल सकता भाई पाथ, ये जो मेरा ये पाथ और ये पाथ है, ये पाथ आपका जाने का तरीका अलग है, लेकिन इसके भी कुछ एक दो पार्ट ऐसे जिसमें वेवलेंथ सेम निकलेगी, वो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि वो किस पाथ की है, बट हाँ जहां डिफरेंट आएगी वो आप बता पाओगे। तो गैस होती तो कितनी दिखाई देती है आपको, NC2 n इंटू n माइनस 1/2 10 दिखाई देती, बट एक सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम इन पांचों में से कोई एक ही पाथ चूज कर पाएगा, राइट? Yes. तो मैं कौन सा पाथ चूज करूं जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी मिल रही है? 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर एक एटम आपके पास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो ऑब्जर्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप करोगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से जा रहे हो। तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम वैरायटी जब आएगी, जब आप हर एक स्टेप में चलो। तो कितने मिलेंगे आपको? n-1। 5 है तो कितने दिखे? 4। और अगर 4 से आते तो क्या था? 4 से 3 पे जाते, 3 से 2, 2 से 1, तो कितने मिलते डिफरेंट? 3। तो लिखिए if electron is making transition from n to 1, if electron is making transition from n to 1, making transition from n to 1, then maximum number of different wavelengths observed, maximum number of different wavelengths observed equals to क्या है? n-1 for Atom. और n into 4 gas। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है, मान लो इन nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो आपको डिपेंडेंसी बतानी है, लिखिए फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑन Z and N। क्या मतलब हुआ भैया कि मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, आपको बताना कि वो Z और N पे कैसे डिपेंडेंट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे मैं बोल दूंगा ना कि आपका इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, तो बताओ एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या है, तो वो पता होना चाहिए ना एन पे कैसे डिपेंडेंट है। या मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में और हीलियम प्लस के फोर्थ ऑर्बिट में एंगुलर स्पीड का रेशियो बताओ, तो बच्चे दोनों में क्या होगा? अब जेड भी अलग अलग है और दोनों का एन भी अलग अलग है। और शायद हमने केमिस्ट्री में से क्वेश्चन किए होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाता है, दूसरे से तीसरे में जंप कर जाता है, चौथे में से पहले में चला जाता है, तो एनर्जी का रेशियो बताओ, यस सर। स्पीड का रेशियो बताओ, है ना? स्पीड का रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, राइट? Yes, sir. पहला है एंगुलर स्पीड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा ले लो ये बात। तो एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइम रेट तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए, कोई भी चीज पता लगी तो बाकी सारी चीजें पता लगी जाएगी।
देखिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, आगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बताइए। सर पहले 3 तो हो गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर थर्ड का खाली n आ रहा है मेरा, z पे डिपेंड नहीं कर रहा। हो सकता है, फोर्थ सॉरी। हो सकता है। हो गए सर 5। बाकी लोग ट्राई करो यार जल्दी जल्दी। वो क्या वैल्यू आ रही है? सर एक सेकंड ऊपर करना, थोड़ा सा एक चीज लिखनी थी बस। सर बस हो गया। Done, sir. करेंगे डिस्कस? Yes. अगर कोई सर्किल में घूमे तो एंगुलर स्पीड क्या आएगी? बहुत सिंपल है, डायरेक्टली से बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड क्या आएगी? V by हाँ। अच्छा प्रोपोर्शनली बोलो तो v किस पे डिपेंडेंट है? Z by Z by N. और जो r है वो किस पे था? n N स्क्वायर square by Z. n स्क्वायर बाय z। तो Z यहाँ से किसके प्रोसेस चला गया? z ऊपर चला गया z स्क्वायर बाय n क्यूब Z square by N. बाय n क्यूब। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2πf होता है सेम यहाँ जगह। 2 by Yes, sir. Same. वही प्रोपोर्शनल सेम आ रही। z स्क्वायर बाय n क्यूब। और जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है? इसका आंसर Reciprocal. 1 by 1 by n cube by Z square।
एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। अब पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन के दूसरे शेल में था और हीलियम के तीसरे में था, तो रेशियो क्या है इनके टाइम पीरियड का। ऑलराइट, चलिए टाइम पीरियड और किस तरीके से निकाल सकते थे, 2πr/v, है ना। टाइम पीरियड निकालने का और तरीका क्या हो गया, 2πr इज द डिस्टेंस रेडियस, सॉरी सर्कमफेरेंस, चलने की स्पीड v हो गया, राइट, प्रोपोर्शनल टू r बाय v। r क्या था, n स्क्वायर n square by z, z by n. हो जाएगा वही यस सर। Yes. मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा एक एन बार n एन आ रहा है, एक बात तो हमने पहले भी किया हुआ है, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा होता है तो करंट पैदा करेगा, और वो करंट क्या होता है, क्यू बाई टी। Q. क्यू यस इनटू सर, क्यों फ्रीक्वेंसी, याद आ रहा है। यस सर। Yes. yes sir इसको मान सकते हैं करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आइए टू ए और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। Yes. तो आई क्या हो गया, अब मैं देखूंगा तो ये हो गया, आई हो गया क्यू इंटू एफ, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब ये देखोगे प्रोपोर्शनल देखो तो क्यू और पाई तो क्या है कांस्टेंट, इनमें कोई लेना नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल थी, जेड स्क्वायर बाय एन Z square by n. इनटू आर, आर किसके प्रोपोर्शनल था, N square by n z. square upon z क्या करना है, स्क्वायर करना है, जेड स्क्वायर कट गया तो क्या आया, ऊपर n की पावर 4 नीचे n क्यूब है, तो क्या बचा, n बचा। और आपको पता है जब कोई चार्ज सर्कल में घूम रहा होता है, आपको याद है कि मैंने करवाया था, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो q/2m होता है, Yes. Sir. सही है। Yes. यस Sir. सर, yes sir मोमेंट क्या है, q/2m विच इज कांस्टेंट इनटू एंगुलर मोमेंटम, सही लिखा हुआ है क्या। Yes. Sir. yes sir और आपने पढ़ा बोर मॉडल से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 एन एच बाई 2 पाई 2 pi. bye तो एन के प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली आ जाता है ना। कोई है जिसने इस तरीके से सोचा था, यस सर। yes sir वो ध्यान है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली क्या होता है, q/2m इनटू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब ये घूम रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, करंट कैरिंग लूप बन गया, Yes. म्यू नॉट आई बाई टू By आर। 2 R R. म्यू नॉट I by 2 R. upon 2r प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। r आई आपने निकाला, आई क्या होता है, क्यू इनटू, uf तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। N cube. लिख देता हूँ आई क्या है, क्यू एफ अपॉन आर, ताकि आपको एफ अपॉन आर, और एफ आपको लिखा हुआ है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, और आर क्या है, n square upon z इसके बस ये क्या है, जेड क्यूब बाय, की पावर 5. n के पास Power 5. 5. मतलब ऐसे आप उससे और भी कोई और क्वांटिटी भी पूछ ली जाए तो आप कर लोगे ना, आपको आइडिया तो लग गया ना कैसे चीजें रिलेट करनी है यस सर। Yes Sir. sir. है ना। वी पता है, आर पता है, तो वहां से हम लोग बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, नोट कर लो।
कर लिया नोट? yes, देखिए हाइड्रोजन, देखिए अच्छा आपको पता है ये कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? किसी कोर्स में कोई ना कोई स्टेट एग्जिस्ट करती हो? अच्छा वो अगर मान लो मैंने 1 पे था, मैंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वो 4 या 5 पे चला गया, कहीं भी चला गया, उसके बाद क्या करो वहीं रहेगा, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वापस से वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा, वापिस मेकिंग डिफरेंट ट्रांजिशंस, राइट। और हर ट्रांजिशन की कॉरेस्पॉन्डिंग को क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो Wave- एनर्जी उसकी अपनी क्या होगी, अपनी कुछ wavelength, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। yes, मतलब जब भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो जब किसी भी अपनी हायर स्टेट है, मान लो n बराबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये मैं गैप बढ़ा क्यों रहा हूँ? energy difference, एनर्जी डिफरेंस यहाँ डिफरेंस कम है, यहाँ डिफरेंस थोड़ा और ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस और भी ज्यादा है। वैसे ज़्यादा- जो डिफरेंस आता है वो 1 और 2 के बीच में है ना, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट के बीच में बात करूँ, yes, 1 और 2 में गैप 10.2 का है, बाकी 2 का गैप किसी के साथ और ले लो, वो गैप हमेशा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3.4 हो सकता है, वो भी किसके साथ, इन्फिनिटी के साथ। सबसे दूर वाली कौन सी, m बराबर 2 से अगर मैं 1 को छोड़ दूं तो 2 से सबसे दूर वाला शेल कौन सा होगा, ऑर्बिट कौन सा होगा, इन्फिनिटी। yes sir, इसकी एनर्जी 3.4 होती है, इन्फिनिटी की 0 होती है, तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 3.4। वहीं पे जो n बराबर 1 वाला है, n बराबर 1 का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है इन्फिनिटी से, सबसे दूर वाला, 13.6, 13 और n बराबर 1 का लोवेस्ट गैप किससे हो सकता है, 1 का लोवेस्ट गैप कितना होगा, 2 के साथ, 2 तो 3 वाला तो और दूर है, yes, और 2 के साथ भी गैप कितना है, 10.2, 10.2 10.2 क्या जो नियरेस्ट सबसे लोवेस्ट गैप है वो भी क्या है, बाकी सबके हाईएस्ट से भी ज़्यादा, ज्यादा मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं बैठा हुआ था, उसको ट्रांजिशन लेनी है तो वो पॉसिबली यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, और भी ऐसा कि आप यहाँ से यहाँ गए उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ से आ गए। मैं बना रहा हूँ, ऐसे कोई रूल नहीं कि मैं 4 से बनाऊंगा, 5 6 7 कहीं से भी हो सकता है। और क्या तरीका है, डायरेक्टली आ जाए। तो मान लो मैं कोई भी ट्रांजिशन कर रहा हूँ यार, मैं जैसे 1 पे था, 2 पे था, तो मान लो मैं कोई भी ट्रांजिशन कर रहा हूँ, मान लो मैं 4 से 3 पे जा रहा हूँ, या मैं 4 से 2 पे जा रहा हूँ, राइट। कितने मैंने दोस्तों, मैंने ये कितना हो गया, 4 से ये देखो, मैं 4 से 2 पे चला गया, फिर 2 से मैं 1 पे गया, तो मुझे कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो अगर मैं n1 से किसी n2 पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक 1 था एक 2 था, कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल मुझे मतलब नहीं है, जब भी मेरी एनर्जी रिलीज होगी, तो भी ट्रांसमिट जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी डेल्टा, इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, और ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, 13, मतलब ऐसे लेता हूँ मैं 13.6 z square into n square, ऐसे n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। अब आपको लॉजिकली ध्यान रखना है, जो जो n छोटा है उसको पहले रखना, और जो n बड़ा है उसको बाद में, ताकि सदर की नंबर क्या जाए, positive, पॉजिटिव है कि नहीं, सही है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर मैं इसको 1.6 पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसमें बन जाएगा, जूल में, जूल बन जाएगा। और अब यहाँ पर आपको एच की वैल्यू डाल दोगे, तो एच की जो वैल्यू डाल के इसे डिवाइड करोगे,
तो क्या बनेगा 1 बाय लैम्डा बनेगा। तो 1.6 वाले को इस वाले HC से क्या करो डिवाइड कर दो, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी 109,677 यस है ना। तो ये वाला फैक्टर है 13.6, 1.6 वाला फैक्टर से ये डिवाइड करो तो ये नंबर निकल के आता है। इनटू क्या बचा, आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री से कहीं अलग है, सब कुछ सेम ही तो चल रहा है। ये वाला फैक्टर इसे बोलते हैं Rydberg's constant. Rydberg's constant. Rydberg's constant. हाँ, यूनिट क्या बन जाएगी मीटर माइनस रीजन में, क्योंकि ये जो जेड स्क्वायर के बाद जो जेड स्क्वायर से जो क्वांटिटी उनकी कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसकी जो यूनिट होगी 1 बाय मीटर ही तो होगी। ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 बाय लैम्डा निकालना हो तो आप डायरेक्टली आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। हायर में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लोअर में जाकर तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। पर दोनों केस में कितने एनर्जी का फोटोन इन्वॉल्व था वो यहाँ से निकाल सकते हो। मैं से पूछोगे तो मैं स्टिल हमेशा कैसे ट्राई करता हूँ, मैं हमेशा ये लिखता हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मुझे पता है वो एक से दूसरे में क्या है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर। ये एच वाई लैम्डा एक ही हो गया 12400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में है Angstrom. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना। Yes. ये भी किसमें आया Electron volt. राइटली। मैं इस नंबर को कंपेयर कर देता हूँ आपस में। डन है, नोट कर लो भाई। ठीक है, क्लास में खत्म करते हैं ना, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी स्पेक्ट्रम खत्म नहीं है, स्पेक्ट्रम थोड़ा पढ़ना है। कुछ याद आ रहा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्टली 1 पर आता है, कहीं से जम करके डायरेक्टली 1 पे आता है, तो इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं लाइमन डायरेक्टली 2 पे आता है, मतलब कहीं से ऊपर से आया और डायरेक्टली 2 पे गिरा, उसे क्या बोलते हैं Palmer. एंड नंबर 3 पे कोई गिरता है डायरेक्टली, Gem. उसके अगला क्या है ब्रैकेट Bracket. उसके अगला क्या है Fund. फंड ठीक है प्रिफंड, ठीक है फिर हम फ्री ठीक है। नहीं हम नंबर 5 तक ही कर रहे हैं ना। ठीक, वैसे दोनों में से आइडेंटिफाई पहले कौन सा हुआ था, बामर हुआ था, क्योंकि बामर सीरीज में जो भी आपके पास ट्रांजिशन होता है वो विजिबल रेंज में होता है। Yes. Yes. बाद में लाइमन आया था। लाइमन वाली सीरीज पता है, जो 1 पे डायरेक्टली करोगे तो कौन से रेंज में होता है ईएम वेव के, UV. Ultraviolet. Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट में। जो बामर है वो किस में है, विजिबल में। Visible. Infrared. उसके आगे वाले infrared. फिजिकल भी है, क्योंकि जब 1 पे गिरोगे तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। जब भी आप 2 पे गिरोगे 2 पे